You are welcome in CM English Mentor. Today I am going to tell you adverb even. Use of even. इवन एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री के अंतर्गत आता है। इवन आल्सो, ठीक है, उसमें मैं इवन का प्रयोग बता दूं, इसके बाद आल्सो बताना है। इवन का प्रयोग, इवन का प्रयोग फिर भी, तो भी के अर्थ में, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री के रूप में साफ लिख लें इवन, ठीक, के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब्स के बाद वर्ब्स तथा इंट्रांजिटिव वर्ब बी, जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब भी लिंकिंग वर्ब भी होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाता है। ई आर एम वाज वेयर यही है के बाद होता है। हो गया। मतलब इवन का प्रयोग फिर भी या तो भी के अर्थ में, ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब्स तथा इंट्रांजिटिव वर्ब बी के बाद होता है। मतलब यह भी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं, लेकिन यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब काम करती हैं, अपने आप में कंप्लीट होती है, ठीक है। करने का मतलब इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, यदि इसके बाद कम्प्लीमेंट्री है तो इसके बाद किया जाता है। जैसे एग्जांपल दें, शी हैज बॉट ए बुक, वह एक कलम एक पुस्तक खरीद चुकी है, ठीक है। शी हैज बॉट ए बुक, वह एक पुस्तक खरीद चुकी है। शी हैज इवन बॉट ए पेन। अब देखा, इवन का प्रयोग, ये हैज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और ये बात जानते हैं क्या है, मेन वर्ब है, दोनों के बीच में है। तो शी हैज इवन बॉट ए पेन, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि शी हैज बॉट ए बुक, शी हैज इवन बॉट ए पेन, मतलब फिर भी वह एक पुस्तक भी एक कलम भी खरीद ली है। इस प्रकार इसमें क्या बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। अब बात करते हैं, शी इज रूड टू एवरीबॉडी। शी इज रूड टू एवरीबॉडी, उस प्रत्येक के लिए रूड है। शी इज इवन रूड टू हर चिल्ड्रेन।
देखा, इज जो है बी वर्ब के बाद ई जो है, यहाँ तो मैं देखिए एक सेंटेंस ले रहे हैं, इसके बाद ही हमको कहना है कि सी इज रूड टू एवरीबॉडी, सी इज इवन रूड टू हर चिल्ड्रेन या हर हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ इज और ये रूड जो है और इवन, मतलब इसके बाद हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, अब एक बात करें इसके बारे में, दूसरा एग्जाम्पल लें कि मान ली सी है जब बाट एक बुक, उसी प्रकार की एग्जाम्पल लेते हैं कि इस बरसात का समय है, आप कहीं गए हैं तो आप छाता ही भूल जाते हैं, याद आ अरे मोबाइल भी भूल गए हैं, तो उसी बात कहना है ही हैज लास्ट, ही हैज लास्ट हीज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ही हैज लास्ट हीज अम्ब्रेला, ही हैज इवन लास्ट हीज मोबाइल। देख रहे हैं कि ही हैज लास्ट हीज अम्ब्रेला, ही हैज इवन लास्ट। कहने का मतलब कि इवन से प्रयोग करने से, इवन का प्रयोग करने से पहले उसके पहले सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन देना पड़ रहा है, इसके बाद से इवन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैं बताया कि इवन का प्रयोग फिर भी तो भी के अर्थ में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब तथा बी वर्ब के बाद होता है। आज ये भी देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया के पहले बाट है तो बाट के पहले इवन, लास्ट है तो लास्ट से पहले इवन, ये एडवर्ब है। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा रूल बात करूं इवन का प्रयोग में, तो इवन का प्रयोग बता दूं कि किस रूप में होता है। ये तो मैं सेंटेंस में बताया, इसका पोजीशन बतला दिया कि इस वर्ब का यही वर्ब या बी वर्ब के इंट्रांजिटिव वर्ब बी वर्ब के बाद होता है। और मैं बात बता दूं कि इवन का प्रयोग कब किया जाता है, इवन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कब करते हैं। आल्सो का भी तो प्रयोग करते हैं इसी रूप में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन इवन का भी प्रयोग इन्फॉर्मेशन के लिए ही होता है। तो रूल नंबर 2, इवन का प्रयोग अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड एवं क्या चौंकाने वाली, सरप्राइजिंग, चौंकाने वाली सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन, हाँ चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन को, सूचना को, इन्फॉर्मेशन या चौंकाने वाली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसको हम इन्फॉर्मेशंस बोल नहीं सकते तो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। चौंकाने वाली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए होता है, बताने के लिए होता है। असल यही है, इवन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इवन का प्रयोग अनएक्सपेक्टेड एवं चौंकाने वाली मतलब सरप्राइजिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बताने के लिए होता है। यह कमरा, यह रूम, जब मान लो सपोज दैट मैं ऐसी बात नहीं है जो बोल रहा हूँ, यह कमरा, यह रूम जो है गर्मी में भी बहुत ठंडक होता है, तो गर्मी में बहुत ठंडक होता है, तो जाड़े में क्या होगा, तो जाड़े में तो और ठंडक हो जाएगी। तो कहा इट ऑलवेज
feels, it always feels so cold, this room in the summer, even in the summer, even in the summer. देखिए, इवन इन द समर अर्थ बता रहा हूँ. इट ऑलवेज फील्स सो कोल्ड दिस रूम इवन इन द समर. मतलब गर्मी में यह कमरा हमेशा क्या बहुत ठंडे का अनुभव होता है. मतलब तो जाड़े में क्या होगा, आश्चर्य है कि नहीं बताइए. ये क्या प्रकट कर रहा है, ये हमारा चौंकाने वाली बात, सरप्राइजिंग प्रकट कर रहा है. इट ऑलवेज फील्स सो कोल्ड दिस रूम इवन इन द समर. इसका मतलब कि जब गर्मी में यह कमरा इतना ठंडा है या ठंडा का अनुभव कराता है, तो जाड़े में क्या करेगा. जाड़े का क्या कहना है, तो जाड़े में क्या होगा, जाड़े में क्या होगा. देखा, इसका भाव यही है. इट ऑलवेज फील सो कोल्ड दिस रूम इवन इन द समर. कहने का मतलब गर्मी में जब कमरा इतना ठंडा है तो जाड़े में क्या होगा. ये क्या कर रहा है, चौंकाने वाली बात, सरप्राइजिंग की बात कर रहा है. इससे क्या पता चल रहा है, सरप्राइजिंग. देखा, सरप्राइजिंग हो रही है, चौंकाने वाली बात है कि जब यह कमरा गर्मी के दिन में इतना ठंडा का अनुभव करा रहा है तो जाड़े में तो आदमी मर ही जाएगा. वही मैं कहा कि जब गर्मी में यह कमरा इतना ठंडा है तो जाड़े में क्या होगा, जाड़े में कितना ठंडा होगा, बर्फ जम जाएगा. और मैं अनएक्सपेक्टेड की बात कहता हूँ. द डॉग refused to eat. खाना डाला गया भोजन और कुत्ता ने उसे खाने से इनकार कर दिया. इसका मतलब खाना बहुत खराब था. जब कुत्ता ने भी खाने से इनकार कर दिया मतलब खाना बहुत खराब था. ये अर्थ है, मतलब ये अप्रत्याशित है, अनएक्सपेक्टेड है. भोजन जैसा होना चाहिए कि आदमी खा सके. इसका मतलब कि द डॉग रिफ्यूज टू ईट इट. खाना इतना खराब था कि कुत्ते ने, इसका मतलब यही है, मेरा अप्रत्याशित घटना है ये. खाना इतना खराब था कि कुत्ते ने, जब कुत्ता किसी को खा जाता, कुत्ते तो खाना भोजन बना हुआ क्या, वो तो कुछ भी खाते हैं बेचारे, भूख के मारे गंदे भी खाते हैं. किंतु ये कहा द डॉग रिफ्यूज, क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया टू ईट इट, खाने से, इसे खाने से. इसका मतलब कि भोजन बहुत खराब था. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था, अप्रत्याशित था. इसका मतलब भोजन बहुत खराब था कि कुत्ता भी खाने से इनकार किया. इसका मतलब इसका क्या है, अनएक्सपेक्टेड का बोध हो रहा है. अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित. एक से मैं चकित का बोध करा दिया, सरप्राइजिंग से. एक से मैं मतलब इसी प्रकार. तो कहने का मतलब कि द डॉग रिफ्यूज इवन टू ईट. इवन नहीं लगाया मैं. द डॉग रिफ्यूज इवन टू ईट. अब सही है, हमको इवन का बता रहे हैं. द डॉग रिफ्यूज इवन टू ईट इट. मतलब खाना, ये इवन जो है मतलब अनएक्सपेक्टेड के रूप में है. ठीक है, यहाँ इवन जो है सरप्राइजिंग के रूप में है. ये मैं बता दिया इवन का प्रयोग. असली इवन का प्रयोग इसी अप्रत्याशित और चौंकाने वाली घटनाओं के लिए होता है. जब पढ़ाएंगे आल्सो का प्रयोग तो बताएंगे वो जो है ऐसा नहीं करता. एकदम सामान्य सूचना देता है और उसमें एडिंग जोड़ता है और के भाव में, एंड के भाव में. ठीक है, आया जो है अनएक्सपेक्टेड बात करता है. जैसे में कहा जाए कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है. मतलब भाई विशेष बात है.
मतलब कहने का मतलब गरीब है लेकिन भी गरीबी के लिए कहीं से चोरी वगैरह नहीं करता, जो भी मिलता है अपना उसने गुजारा करता है। ये सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड घटनाओं के लिए इवन का प्रयोग होता है। असली मूल मैं बता दूँ, पहला रूल तो मैं बताया कि हाँ ऑक्सिलरी वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब इज आर एम वाज के बाद किया जाता है। लेकिन मैं दूसरा रूल बताया कि इवन का प्रयोग अप्रत्याशित और चौंकाने वाली घटनाओं, ठीक है, के पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सूचना देने के लिए होता है। सूचनाओं कहेंगे तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है, पीस ऑफ या पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन का बहुवचन नहीं हो सकता, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को बताने के लिए होता है। अब बात करें कि इवन का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, ये बता दें। इवन का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री मतलब जानते हैं पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है। तो इवन का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। रूल नंबर 3 था, ठीक, किया जाता है। जैसे मैं कहूँ शी इज इवन taller than her sister देखा, शी इज इवन taller than her sister लिख रहे हैं, तुलना हो रहा है, ये दैन का प्रयोग होता है ये कंपैरेटिव में, ये टालर जो है कंपैरेटिव डिग्री है के पहले हमारा इवन का प्रयोग होता है। मतलब एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है कि सी इज इवन टालर दैन हर सिस्टर। दूसरा लेते हैं, ही इज इवन मोर इंटेलिजेंट दैन हीज, किसी का नाम से बोली किसी हीज ब्रदर या हीज सिस्टर, हीज मतलब जो भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो दैन के बाद तुलना कर दिया गया इसका, ही का तुलना हीज ब्रदर से है, यहाँ सी का तुलना हर सिस्टर से है। तो इवन मोर इंटेलिजेंट जानते हैं कि 1 सिलेबल 2 सिलेबल से ऊपर है, इंटेलिजेंट 3 में है, इसमें इंटेलिजेंट, इसीलिए मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। एडजेक्टिव बता चुका हूँ और इसका ये एडवर्ब पढ़ा रहा उसमें भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये हो गया ही इज इवन मोर इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर। अब बात करें देश के नाम में लिख दें, इंडिया इज इवन, देखिए इवन लार्जर दैन कोई भी कंट्री ले लें जिससे बड़ा है। तो भाई इंडिया तो 7वें स्थान पर है, इससे 6 देश बड़े हैं, तो कोई भी देश उठा के ले सकते हैं। तो इंडिया इज इवन लार्जर दैन जापान, इटली, फ्रांस, कुछ भी लीजिए, दैन मान लीजिए फ्रांस ही ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब कि इंडिया की कंपेरिजन फ्रांस से की गई है। और लार्जर जानते हैं कि लार्जर ये आने वाला है, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री। और जानते हैं यहाँ यही कंपैरेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री तो ये है मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री कर रहा है, ठीक है। आई एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक, ये बता दिया। और मैं बात करूँ नॉट इवन का प्रयोग, नॉट इवन का प्रयोग भी हमको बता रहा है। नॉट इवन, इवन इफ, इवन दो के बारे में बता रहा है, इसी बता दे, इसी इवन से बनता है। इवन का तो बता दिया। नॉट इवन का प्रयोग इतना भी नहीं के अर्थ में होता है।
एक लाइन बताएं, नॉट इवन। नॉट इवन का प्रयोग इतना भी नहीं कि अर्थ में होता है। अर्थ में होता है, क्या लाइन बताएंगे, होता है। जैसे मैं कहूँ माई वाइफ नेवर स्टॉप्स वर्किंग इवन एट होली, इवन एट दिवाली। जैसे हम लोग का होली जो है बहुत व्यस्तता का त्यौहार होता है, होली पर कोई काम नहीं करता, रंग खेलने वाला है। दिवाली पर तो काम किया जाता है, ये होली पर नहीं। तो ही मैं कहूँ कि नॉट इवन, इतना भी नहीं, इतना पर भी नहीं। जैसे मैं कहूँ माई वाइफ नेवर स्टॉप्स, कभी नहीं रुकती है, वर्किंग नॉट इवन एट होली। ठीक है, माई वाइफ, माई लिख दिया केवल, माई वाइफ। ठीक है, माई वाइफ नेवर स्टॉप्स, कभी नहीं रुकती है, क्या, वर्किंग नॉट इवन एट होली। अरे होली इतना पर भी नहीं कि वह होली पर अपने काम को रोकती है। पांचवें में इवन नाउन को बता दें, और उसके बाद इवन दो और इवन इफ और इवन व्हेन का फिर बताना है। इवन नाउ का प्रयोग अब भी के अर्थ में होता है, जैसे बता दूं, हेंचार्ड या कहे इवन नाउ, पहले इसका पूरे सेंटेंस को ये विशेषता बताता है। इवन नाउ हेंचार्ड, या ये कहे कि कई वर्षों बीतने के बावजूद भी, कई वर्ष गुजर गए फिर भी हेंचार्ड ने अपनी पत्नी का नाम किसी से नहीं बताया। ये मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज टॉमस हार्डी का लिखा हुआ नावल है, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें हेंचार्ड ऐसा करेक्टर है, बहुत गरीब से स्तर से उठता है, घास कटने हे कटर है, और 18-20 वर्ष की एज में शादी होती है, शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेच देता है। किंतु उसके बाद जो है 20-22 वर्ष जब गुजरता है तो न जाने कैसे उसकी पत्नी एक बच्ची के साथ वहाँ पहुँचती है। हेंचार्ड को जानकारी हो जाती है कि मेरी पत्नी है, लेकिन फिर भी किसी से वह कई वर्ष दो वर्ष गुजर जाते हैं, फिर भी वह नहीं बताता। तो उसी की बात है, अब भी नहीं बताता। इतना होने के बाद क्योंकि वह मेयर है, मान ली बनारस है तो बनारस का मेयर, भाई महानगर का किसी महानगर का मेयर है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इवन नाउ आफ्टर 2 years, even now after 2 years, हेंचार्ड नाम है, could not mention her name जाने उसकी पत्नी का नाम, इसलिए बता दिया her name without crying, बिना कुछ शोर किए, बिना आवाज़ किए वो नहीं बता सका। तो इवर नाउन अभी मतलब 2 वर्षों के बाद, आफ्टर 2 years 2 वर्षों के बाद हेंचार्ड कुड नॉट मेंशन हर नेम, मतलब उसका नाम नहीं मेंशन किया।
विदाउट क्राइंग, बिना चिल्लाए, ठीक है, ये हो गया। तो इवन नाउन का प्रयोग। और मैं बात करनी है इवन दो, इवन इफ और इवन व्हेन का, यही खास बात है इसमें। इवन दो या इवन इफ, इवन दो का प्रयोग यद्यपि चाहे जो भी हो, ठीक है। इवन इफ, इवन दो का प्रयोग यद्यपि, चाहे जो भी हो या भले के अर्थ में किया जाता है। यद्यपि मतलब अरे दो, यद्यप मतलब होता है दो या आल दो, तो इवन दो है भी, इवन दो है भी, यद्यपि इवन इफ वही होता है। इसे कहा तो इसका कब किया जाता है प्रयोग, तो याद रहे सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले किया जाता है। इसका प्रयोग के अर्थ में मैं लिख दूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऑर्डिनेट क्लॉज के पहले किया जाता है। अब क्लॉज के बारे में बताऊंगा का, जब सिंथेसिस बताऊंगा तब जो सेंटेंस जोड़ते हैं उसके बारे में। हाँ, कंजक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक। तो भले के अर्थ में मतलब ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले किया जाता है। इससे कहा इवन इफ या आई शैल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा, इवन इफ या इवन दो, कोई अंतर नहीं, या इवन दो इट रेन्स टुडे, इट रेन्स टुडे। इसका देखिए आई शैल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा, इवन इफ या इवन दो, यही से लीजिए, यही सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यही क्या है, इट रेन्स टुडे। इसका अर्थ आज वर्षा होती है नहीं, यद्यपि आज वर्षा होगी, या भले ही, या भले होगा, भले आज वर्षा होगी, आज इट रेन्स होगी। ये नियम है, कंडीशनल सेंटेंस में बताया जाता है। इफ से वही है कंडीशनल सेंटेंस है कि आई शैल गो आउट इवन इफ, या इसको ब्रैकेट में कर देते हैं एक को, इवन इफ, ठीक है, इट रेन्स टुडे, यदि आज वर्षा होगी, भले ही आज वर्षा होगी, मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा, ही इज ऑनेस्ट इवन दो ही इज पुअर। देखा, इवन दो या इवन इफ, या इवन दो लिख दिया। ही ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, भले ही वह गरीब है। ऐसा हम लोग बोलते हैं, मन बना रहता है, गरीब है तो कुछ किसी आवश्यकता के लिए चोरी कर लेगा। अखबार भी लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि एक तिनका किसी का नहीं छू सकते। तो ही वही है, ही इज ऑनेस्ट इवन दो ही इज पुअर। आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप यही देख रहे हैं कि इवन में के साथ इवन दो है, चाहे इवन इफ है, चाहे इवन नाउ है। कहने का मतलब कि इनके साथ आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड बात आ रही है, अप्रत्याशित बात ज़्यादा आ रही है। या भाई यहाँ भी देखिए, आई शैल गो आउट इवन इफ इट रेन्स टुडे, यहाँ भी देख रहे हैं, भले आज वर्षा होगी लेकिन मैं बाहर जरूर जाऊँगा। अनएक्सपेक्टेड ही है, अरे वर्षा होगी, बाहर कैसे जाओगे जब वर्षा हो रही है तो ये अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। तो कहने का मतलब ये सूचना दे रहा है, ये इवन
चाहे हो, चाहे इवन इफ हो, चाहे इवन दो हो, ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैसा? वो अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित है या चौंकाने वाली सूचना तो दे ही रहा है। ठीक है। रूल नंबर 7, इवन इफ का प्रयोग इवन व्हेन का प्रयोग, इवन इफ का प्रयोग यहाँ तक कि जब के अर्थ में होता है। बस जैसे ये है उसी तरह होगा। जैसे मैं कहूँ आई गो टू बेड अर्ली, मैं बहुत जल्दी सोने जाता हूँ, ये अर्थ है आई गो टू बेड अर्ली। इवन व्हेन आई एम टायर्ड in the morning। देखा? इवन व्हेन, यहाँ तक कि जब आई गो टू अर्ली, मैं अर्ली ही जाता हूँ बिस्तर पर सोने के लिए। इवन व्हेन आई एम टायर्ड इन द मॉर्निंग, यहाँ तक कि जब, मतलब इसका अर्थ फिर भी होगा, दो भी हो सकता है। फिर भी मैं सुबह में थका हुआ रहता हूँ। ठीक है। तो आई गो टू बेड अर्ली इवन व्हेन आई एम टायर्ड इन द मॉर्निंग, मतलब इवन व्हेन का प्रयोग हो गया। इस प्रकार मैंने छठे में इवन इफ, इवन दो का प्रयोग यद्यपि कि, या चाहे जो भी नहीं, ऐसा होने पर भी, क्योंकि यहाँ अर्थ निकलेगा इवन दो ही पुअर, ऐसा होने पर भी, या यद्यपि ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी, सेंस नहीं निकल रहा, ऐसा होने पर भी। ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा कि आई शैल गो आउट इवन इफ इट रेन्स टुडे, मैं बाहर जाऊंगा यद्यपि या भले ही, ठीक है, या वर्षा होगी। मैं बाहर जाऊंगा भले, अब ऐसा होने पर भी कि वर्षा होगी। ठीक है। इस प्रकार मैंने इवन इफ, इवन दो और इवन व्हेन का प्रयोग बताया। एक बात और बताना है इसमें कि इवन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। आप जानते हैं कि इवन नंबर होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, वही सम संख्या विषम संख्या। तो वो जब संख्या की बात आई, नंबर की बात आई, तो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। तो वही बात करनी है। एक रूल में बता दें कि इवन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, इवन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में संख्या और क्या, समतल, समान, संतुलित, बहुत है आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि दिस इज, ये इसी को बता रहा, दिस इज एन, इवन में तो एन लगेगा, इवन में दिस इज एन इवन सरफेस। देखा? सरफेस सतह, ये सतह है, ये नाउन है, और इवन क्या है? एडजेक्टिव हो गया। इसका अर्थ क्या होगा? यह एक समतल सतह है, सरफेस है, समतल लिखा,
और हम एक और दे दें 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है इसके आगे आर इवन नंबर्स देखा, संख्या हो गया। मैंने सम जानते हैं सम संख्या तो क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से कटने वाली है क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। मान लीजिए कि समान है या संतुलित है, ठीक है। ही इज ए मैन ऑफ, ही इज ए मैन ऑफ, या ही इज ए वेरी इवन मैन भी कह सकते हैं। ही इज ए वेरी इवन मैन। इवन नाउन, मैं नाउन, इवन हमारा एडजेक्टिव, और इसकी विशेषता बताने वाला वेरी, ये एडवर्ब हो गया। ये जानते ही हैं कि नाउन की विशेषता एडवर्ब, एडजेक्टिव बता रहा है, इसकी विशेषता ही बता रहा है। ऐसा होता है। ही इज ए वेरी इवन मैन। इस प्रकार मैंने इवन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में बता दिया, ठीक है। और इवन का प्रयोग मैं लगभग 8 रूल बताया। इवन इफ, इवन नाउ, इवन देन, इवन दो के बारे में बता दिया, ठीक है। और मैं आशा कर रखता हूँ आपसे लोगों से कि आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक देखेंगे और इसे याद रखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स।